बाकी यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न लेकर आए हैं कैटरेक्ट के बारे में, मोतियाबिंद के बारे में। मोतियाबिंद क्या होता है, कैटरेक्ट में जो है क्या क्या होता है, क्या इसका ज़रूरी इलाजें हैं, चलिए जो है हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए मोतियाबिंद के बारे में, कैटरेक्ट के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेत्र लेंस अथवा इसके कैप्सूल या दोनों के आंशिक अथवा पूर्ण अपारदर्शी होना मोतियाबिंद कहलाता है, जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है। यह अंधेपन का प्रमुख कारण है। ठीक है, देखिए नेत्र लेंस जो होता है ना, लेंस के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, समझ गए ना। तथा इसके जो आवरण जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल मतलब क्या कि इस नेत्र लेंस का जो आवरण होता है, या तो नेत्र लेंस या इसका कैप्सूल या फिर दोनों जो है आंशिक या पूर्ण रूप से ओपेसिटी मतलब अपारदर्शी हो जाता है। तो इस कारण में जब कोई चीज़ आपको अपारदर्शी हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। जैसे आपके सामने पर्दा लगा दिया जाए तो आपके उस पार वाला चीज़ अपारदर्शी हो जाएगा, यानी ना दिख पाएगा। तो यही जो है आपका लेंस में या फिर नेत्र लेंस के जो कैप्सूल होता है उसमें आंशिक या पूर्णतः अपारदर्शी होना ही मोतियाबिंद कहलाता है, समझ गए। जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है, अपारदर्शी हो जाएगा तो बाधित हो ही जाएगा, तथा यह अंधेपन का प्रमुख कारण बनता है, समझ गए। तो यही जो है आपका होता है कैटरेक्ट, समझ गए। चलिए यहाँ देख लीजिए, कैटरेक्ट इज कैरेक्टराइज बाय ओपेसिटी ऑफ द लेंस और लेंस कैप्सूल ऑफ द आई, समझ गए ना चीज़ को। चलिए नेक्स्ट इसके प्रकार देख लीजिए। इसके जो है निम्न प्रकार है, अलग अलग प्रकार है। इसको जो है आप लोग देख लीजिए, इसमें सिर्फ आपको प्रकार जानना है। पहला है बढ़ती उम्र के कारण मोतियाबिंद, जिसको सेनाइल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। बढ़ती उम्र के कारण अगर मोतियाबिंद हो रहा है तो सेनाइल कैटरेक्ट होता है, बढ़ती उम्र के कारण मोतियाबिंद। दूसरा है ट्रोमेटिक कैटरेक्ट होता है, जो चोट के कारण होता है। ट्रॉमा मीन्स चोट के कारण मोतियाबिंद। उसके बाद है सेकेंडरी और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट, संक्रमण या अन्य रोग के कारण मोतियाबिंद। किसी संक्रमण या फिर अन्य कारण से मोतियाबिंद हो सकता है, तो यह सेकेंडरी और कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट होता है। ओके, कॉन्जेंटल मोतियाबिंद, कॉन्जेंटल कैटरेक्ट होता है, जन्मजात एक मोतियाबिंद होता है, समझ गए। जिसमें बच्चा का जो है आँख का लेंस और आँख का कैप्सूल दोनों अपारदर्शी ही रहता है और जन्म लेता है। टॉक्सिक कैटरेक्ट, दुष्प्रभाव मोतियाबिंद, किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट होने से जो है मोतियाबिंद हो सकता है। और छठा है इमेच्योर कैटरेक्ट, समझ गए ना। इमेच्योर मतलब अपरिपक्व जो है मोतियाबिंद, और एक है ब्राउन कैटरेक्ट। तो ये कुल 7 प्रकार यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को ध्यान से इसको। और है ब्लू कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्ट। कुल 9 प्रकार के इसको ध्यान में रखना है। 2-4 बार इसको पढ़ लेंगे ना तो याद हो जाएगा। ब्लू कॉन्ट्रैक्ट, कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्ट, ब्राउन कॉन्ट्रैक्ट, इमेच्योर कैटरेक्ट, टॉक्सिक कैटरेक्ट, कॉन्जेंटल कैटरेक्ट, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट और सेनाइल कैटरेक्ट। ये सब याद रखना बहुत आसान है, बस 1-2 बार पढ़ने की जरूरत है, समझ गए। चलिए अब देखिए कारण क्या होता है, तो मोतियाबिंद के निम्न कारण होता है। बढ़ती उम्र के कारण मोतियाबिंद होता है, सेनाइल कैटरेक्ट, तो ये 50 वर्ष के बाद होता है इसका कारण। आंखों में चोट लगा है तो इसका एक कारण होगा। जन्मजात भी ये हो सकता है, समझ गए। आंखों में संक्रमण भी इसका एक कारण हो सकता है, समझ गए। जैसे रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस, मतलब बार बार जो है आँख के कंजीवा में, समझ गए ना, आँख के जो कंजक्टिवा है उसमें बार बार संक्रमण हो रहा है, राइटिस हो रहा है, समझ गए, ग्लूकोमा हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो है मोतियाबिंद होता है, समझ गए। मधुमेह भी इसका कारण बन सकता है। त्वचा पर्दा, एटोपिक डर्माटाइटिस, समझ गए ना, एटोपिक डर्माटाइटिस। उसके बाद है आंखों का विकिरण से समर, अगर किसी रेडिएशन के संपर्क में आंख बार बार आ रहा है तो ये जो है आपको कैटरेक्ट का संभावना है, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ दवाओं के लंबे समय तक लेने से उसका दुष्प्रभाव से, जैसे प्रेडिसोन, समझ गए ना। उसके बाद देखिएगा धूप में सूर्य दिशा में कार्य करना, समझ गए ना। धूप में सूर्य की दिशा में अधिक कार्य करना, अगर सूर्य के सामने अधिक कार्य करेंगे धूप में तो फिर जो है कैटरेक्ट होने की संभावना है। तो कुल 9 प्रकार जो लोग याद कर लेंगे ना, वो जो है उनको इनका जो है कारण भी मिल जाएगा। क्योंकि कोई किसी को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है तो चोट लगने से होगा, किसी को अगर इन्फेक्शन वाला कैटरेक्ट होता है तो संक्रमण से होगा, कॉन्जेंटल कैटरेक्ट है तो जन्मजात होता है, अनुवांशिक भी हो सकता है। तो ये जो है आपका ये सब कारण बनता है, ठीक है। चलिए लक्षण क्या होता है, किसी को अगर कैटरेक्ट होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण होता है देख लीजिए। दृष्टि धुंधली होना, ब्लूडेड विजन, मतलब जो विजन होगा वह ब्लूडेड होगा, विजन जो है धुंधला दिखाई देगा। आँख की पुतली सफ़ेद होना, जो आँख का पुतली है वह व्हाइट होने लगेगा, समझ गए। आँख का लेंस अपारदर्शी होना, ऑप्सेटी ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस है वह क्या होगा, अपारदर्शी होने लगेगा, ठीक है। रात्रि के समय प्रकाश में आँखें चौंकना, रात में जब बॉल बारेंगे सामने तो उसके प्रकाश में आँख चौंकने लगेगा, समझ गए ना। ब्लाइटिंग ग्लेयर फ्रॉम लाइटिंग इन नाइट,
ओके। आँख की पुतलियाँ विस्तारित होना, जो आँख का पुतली है उसमें विस्तारित हो जाएगा, डिलेटेड हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद है अधिक देखने के प्रयास, ट्राई टू सी मोर, और व्यक्ति इसमें जो है अधिक देखने का प्रयास करता है, उससे आभास होने लगता है कि कहीं ना कहीं आँख में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है और वह जो है ज़्यादा देखने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये जो है आपके इन सब जो है लक्षण दिखाई देता है किसी भी मोतियाबिंद को, समझ गए। चलिए निदान इसका क्या क्या होता है देख लीजिए। निदान इसका बहुत कम है। एक तो आई का परीक्षण किया जाता है, आई एग्जामिनेशन। उसके बाद होता है स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन, समझ गए ना, साइट लैंप एग्जामिनेशन होता है, समझ गए ना, स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद है ऑप्थेल्मोस्कोपी किया जाता है, समझ गए ना, ऑप्थेल्मोस्कोपी आँख का परीक्षण जो होता है एक किया जाता है, या स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन या फिर आई एग्जामिनेशन किया जाता है। 3 प्रकार के याद रखिएगा, कैटरेक्ट के लिए परीक्षण होता है, समझ गए। चलिए उपचार क्या है देख लीजिए। मोतियाबिंद के उपचार के लिए आई सर्जरी की जाती है, जिसमें आई लेंस को हटाकर नया लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है। यह प्रकार 2 से सर्जरी होता है। देखिए मोतियाबिंद का जो है प्रभावी जो उपचार होता है, अगर किसी को पूर्ण रूप से मोतियाबिंद हो गया है तो उसको प्रभावी जो उपचार होता है वह उपचार होता है सर्जरी। मोतियाबिंद के सर्जरी के लिए जो है मोतियाबिंद के इलाज के लिए सर्जरी किया जाता है, जो 2 प्रकार से होता है। और इसमें जो क्या किया जाता है कि आई लेंस को हटाकर नया लेंस को लगा दिया जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 2 प्रकार से सर्जरी कौन कौन है। देख सकते हैं यहाँ पे एक है आपका एक्स्ट्रा कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ गए ना, ECE। मात्र 2 प्रकार से मोतियाबिंद का जो है होता है सर्जरी, ECCE, समझ गए ना। एक्स्ट्रा, E फॉर एक्स्ट्रा, C फॉर कैप्सुलर, C फॉर कैटरैक्ट और E फॉर एक्सट्रैक्शन, समझ गए ना। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ रहे हैं ना। इसमें होता है कि इसमें एंटेरियर लेंस कैप्सूल को हटाया जाता है, इसके बाद नया लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है। तो कोई पूछेगा ECCE क्या होता है तो कहिएगा मोतियाबिंद का सर्जरी है, जिसमें एक्स्ट्रा, समझ गए, कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन को क्या किया जाता है, इस सर्जरी में एंटेरियर लेंस कैप्सूल को हटाया जाता है, इसके बाद नया लेंस इसमें लगाया जाता है। तो ECCE समझ गए, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ गए। चलिए दूसरा जो सर्जरी है देखिएगा यहाँ पे, इसमें संपूर्ण लेंस को हटाया जाता है, फिर नया लेंस क्या कहता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, सिर्फ अंतर क्या है, वहाँ पे ई से शुरू हुआ था ECCE और यहाँ पे क्या है ICCE, सब समान है। ये एक्स्ट्रा है और ये इंट्रा है, यह एक्स्ट्रा है यह इंट्रा है, समझ गए, यह एक्स्ट्रा है यह इंट्रा है। इसमें कैप्सुलर को हटाया जाता है, जबकि इसमें जो है पूर्ण रूप से लेंस को हटाया जाता है और बाकी वही है कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ गए। तो ICCE इंट्रा कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन, इसमें संपूर्ण लेंस को हटाया जाता है, फिर नया लेंस को ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा मोतियाबिंद का उपचार OPD बेसिस पर ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। मतलब जो मोतियाबिंद कैटरैक्ट होता है इसका उपचार OPD में जैसे कोई बाह्य रोगी आया, दिखाया और घर गया, उसी बेसिस पर इसका भी किया जाता है। इसमें 2-3 घंटे का लगता है समय, समझ गए ना। तो ये जो है आपका हो गया। लेंस ट्रांसप्लांट के कुछ दिनों बाद रोगी को डार्क आई ग्लासेज पहनने के लिए कहा जाता है। जो व्यक्ति को लेंस ट्रांसप्लांट हुआ रहता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन, उसको जो है डार्क आई ग्लास पहनने को कहा जाता है। देखते भी होइएगा किसी का ये प्रॉब्लम होता है तो उसको डार्क आई ग्लासेस दिया जाता है। रोगी को ऑप्थेल्मिक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप प्रोवाइड की जाती है, जिससे संक्रमण की रोकथाम किया जा सके, जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, समझ गए। रोगी को स्टेरॉइड आई ड्रॉप भी दिए जाते हैं, जैसे प्रेडनिसोन, समझ गए। तो ये जो है आपके दिए जाते हैं दवाई, और सर्जरी हो गया इसका उपचार, बात खत्म। अब इसका कुछ जटिलता होता है सर्जरी करने के बाद, देखिए कुछ जटिलता होता है व्यक्ति को, जो कि इस प्रकार से हो सकता है। पोस्टेरियर कैप्सूल ऑप्सिटी, अब एंटेरियर को सर्जरी हुआ है, एंटेरियर कैप्सूल को हटाया कर कोई दूसरा लगाया गया है, तो हो सकता है जो पीछे का है, जो पोस्टेरियर कैप्सूल है उसमें ऑप्सिटी हो जाए। एंटेरियर हटा कर लगाया गया तो हो सकता है आगे वाला हटा के लगाया गया तो हो सकता है पीछे वाला में हो जाए, इसका एक जटिलता ये होता है। इंट्राओकुलर लेंस डिसलोकेशन, जो IOL है, जो लेंस लगाया गया है बाहर से, वह हो सकता है वह अपनी जगह से डिसलोकेशन हो सकता है, समझ गए। चलिए उसके बाद आँख में किसी भी प्रकार के सूजन, लालिमा, पर्दा हो सकता है। लाइट सेंसिटिव, लाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा। फोटोप्सिया, प्री रिसीव्ड फ्लैशेज ऑफ लाइट, मतलब जो है आंख पर किसी भी प्रकार के फ्लैश लगने लगेगा आपको। मैकुलर एडिमा, समझ गए ना। मैकुलर एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ द सेंट्रल रेटिना, रेटिना में स्वेलिंग हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पोटोसिस मतलब ड्रॉपी आईलिड हो जाएगा। उसके बाद ऑकुलर हाइपरटेंशन, समझ गए ना, मतलब अत्यधिक आई पर प्रेशर पड़ेगा। तो ये सब जो है व्यक्ति में जटिलता होने लगता है। चीज़ को समझ गए। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है टॉन्सिलाइटिस। तो आप लोग को नाम से स्पष्ट है कि जो मुख गुहा में, समझ गए, जो टॉन्सिल है उसी टॉन्सिल में पर्दा होना, सूजन होना ही टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। मुख गुहा के पिछले भाग ओरोफेरिंक्स, जहाँ पे ओरल मतलब मुख भी हो और फेरिंक्स भी हो, दोनों जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पे एक टॉन्सिल होता है, समझ गए। तो उस टॉन्सिल में अगर संक्रमण हो रहा है, पर्दा हो रहा है, तो वह टॉन्सिलाइटिस कहलाता है, समझ गए ना। टॉन्सिल आप लोग जानते हैं ना कि जहाँ पे भोजन निगलते हैं वहाँ जो है आप आ करके कस के दिखिएगा तो वहाँ से दिख जाएगा, छोटी छोटी जो है दो दिखेगा आपको, दोनों गले के साइड में अंदर से, समझ गए ना। ओरोफेरिंक्स के वो जगह पर होता है, समझ गए। चलिए इसका कारण क्या हो सकता है, तो देख लीजिए हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकी हो सकता है जिसके द्वारा संक्रमण हो, स्टेफाइलोकॉकी हो सकता है इसका कारण, न्यूमोनिकॉकी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, ऊपरी श्वसन तंत्र संक्रमण हो सकता है, प्रदूषित वायु और भोजन भी इसका कारण हो सकता है। तो ये सब जो है कारण होता है। निम्न याद रखिए, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकी, स्टेफाइलोकॉकी, ओके, न्यूमोनिकॉकी, इन्फ्लुएंजा, ऊपरी श्वसन तंत्र और प्रदूषित वायु और भोजन, ये सब जो है कारण होता है, समझ गए ना। हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकी, स्टेफाइलोकॉकी, न्यूमोनिकॉकी, इन्फ्लुएंजा, कॉकी वाला याद रखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि टॉन्सिल में कॉकी वाला बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है, समझ गए। चलिए लक्षण क्या होता है, देख लीजिए, गले में खराश रहेगा, निगलने में दर्द होगा, बुखार होगा, बदन दर्द होगा, जीभ पर सफ़ेद स्राव आना, जीभ पर, चूँकि जीभ के लास्ट वाला छोर पर ही दोनों साइड से टॉन्सिल होता है तो जीभ पर जो है सफ़ेद स्राव आना, समझ गए। सर्दी लगना व कंपकपी आना, ठीक है। गले की लसिका जो आपका ग्रंथियाँ हैं उसमें सूजन, लिम्फ ग्लैंड में सूजन हो जाएगा। तो ये सब जो है आपके कुछ जो है आपका लक्षण है। गले में खराश, निगलने में दर्द, बुखार, बदन दर्द, जीभ का सफ़ेद स्राव आना, सर्दी लगना, कंपकपी, गले का लसिका ग्रंथियों को सूजना, ये सब जो है आपके हो सकते हैं, समझ गए। चलिए उपचार क्या है, देख लीजिए। उपचार में संक्रमण है तो इसमें एंटीबायोटिक जैसे सेफेक्टोजिम, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन, ये सब जो है एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। दो नाम याद रखिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या एमिकासिन या एरिथ्रोमाइसिन, ये तीनों बहुत प्रचलित एंटीबायोटिक है, समझ गए। चलिए दूसरा देखिएगा कि रोगी को एंटीपायरेटिक दिए जाते हैं। आप लोग को पता है कि एंटीपायरेटिक क्यों दिए जाते हैं, तो यह क्या करता है जैसे एबिप्रोफेन, समझ गए ना, और एसिटामिनोफेन या एंटीपायरेटिक दवाइयाँ हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, गंभीर स्थिति में अगर टॉन्सिल नहीं जा रहा है तो सर्जरी द्वारा टॉन्सिल को काट कर हटा दिया जाता है, जिसे टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। और आप सभी से पूछेगा कि टॉन्सिलेक्टोमी में सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद देखभाल बताइए, तो ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ, इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज कर लिए हैं, आप लोग इसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, ओके। देखिए किसी भी चीज़ को जितना आसानी से समझिएगा उतना ही आसानी से समझ में आएगा, वरना अगर उसको ज़्यादा आप जटिल में ले लेंगे कि नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो फिर नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन को 1-2 बार 3 बार समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये कहेंगे कि वीडियो 40 मिनट का है, बड़ा है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप दिन में 3-4 प्रश्न याद करने में अगर आप समय नहीं दे रहे हैं तो फिर दिक्कत है, समझ गए। मेहनत तो करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के लिए। प्रश्न का नाम है प्रदाह, मध्य कान का प्रदाह, या इसी को हम लोग ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटाइटिस मीडिया, मध्य कान का प्रदाह कहते हैं। अब जब ये प्रश्न आपको लॉन्ग में पूछेगा तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है इसका प्रकार पूछे या ना पूछे, लेकिन कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, नर्सिंग प्रबंध और उपचार जरूर पूछेगा, ठीक है। तो मध्य कान यानी ओटाइटिस मीडिया से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले, चाहे उसका सिर्फ निदान ही पूछ ले, उपचार, ठीक है ना, और नर्सिंग प्रबंध सिर्फ ये भी पूछ सकता है, या ए वाला लाइन पूछ सकता है और ए वाला लाइन, ठीक है ना, या फिर आपको ए वाला लाइन और ए वाला लाइन ही पूछ ले, तो कोई भी आपको पूछ सकता है किसी भी प्रकार से। तो आज के पढ़ने के बाद आप इसको जवाब चलिए। या फिर आपसे क्वेश्चन में सीधा एग्जाम में कैसे पूछेगा कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के चिन्ह व लक्षण लिखिए, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के उपचार लिखिए। मतलब आप लोग जानते हैं कि कोई भी बीमारी होता है तो वह 2 टाइप से होता है, एक एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है। तो आपको मैं एक्यूट और क्रॉनिक दोनों बताऊंगा और लक्षण कारण जो भी होगा सब में समान होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला समझिए ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। मेरे डियर, ओटाइटिस मीडिया होता क्या है, पहले इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो मध्य कान का संक्रमण जो होता है उसी को हम लोग ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, ठीक है ना। आइटिस यहाँ भी लगा है, देख लीजिए, आइटिस लगा है ना यहाँ पे इसमें। तो ओटाइटिस मीडिया मतलब मध्य और ओटाइटिस मतलब मध्य कर्ण का संक्रमण, ठीक है। तो
ओटाइटिस मीडिया यहाँ पे देख सकते हैं, मध्य कर्ण का संक्रमण एवं प्रदाह होना ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। क्या समझे कि मध्य कर्ण का संक्रमण एवं प्रदाह होना ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। ठीक है, तो ओटाइटिस मीडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। नॉर्मली कहा जाए तो ओटाइटिस मीडिया को हम लोग मध्य कान का संक्रमण ही कहते हैं। ठीक है, और ये जो मध्य कान का संक्रमण होता है तो कोई भी व्यक्ति में जो होता है तो उसके कान के बाहरी और भीतरी लेयर में कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसके मध्य कान में जो है यह प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ठीक है, और मध्य कान में क्या होता है तो संक्रमण या प्रदाह, इसी को हम लोग आइटिस जोड़ के लिखते हैं, इसीलिए ओटाइटिस मीडिया नाम है। समझ गए ना। तो किसी भी चीज़ का संक्रमण और प्रदाह होगा तो उसमें हम आइटिस जो है लास्ट में जोड़ के लिखते ही हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ओटाइटिस, आइटिस जोड़ के लिखे हैं ना, तो यही जो है हमारा सफिक्स हो गया और उससे पहले ओटी है तो ओटाइटिस हो गया। समझ गए। तो ओटाइटिस मीडिया मध्य कान मतलब मध्य मतलब समझते हैं ना, बीच का, कान के बीच का संक्रमण और प्रदाह होना ही ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। समझ गए चीज़ों को। अब मैं आप लोग को जब इन्फ्लामेशन पढ़ाया था, प्रदाह पढ़ाया था, तो वहाँ पर आप लोग को मैं बता चुका था कि प्रदाह के मतलब होता है लालीपन होना, दर्द होना, सूजन होना। ठीक है ना, तो ये जो है आपके ये सब होता है इन्फ्लामेशन के अंदर। ठीक है, और संक्रमण तो होता ही है, जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे इसके प्रकार भी पूछ सकता है कि इसके प्रकार बताइए, तो चलिए प्रकार भी देख लीजिए। तो देखिए ये जो ओटाइटिस मीडिया होता है ना, आप लोग को पता है कोई भी संक्रमण दो टाइप से होता है, कोई भी बीमारी जो है दो टाइप का होता है। एक होता है आपका एक्यूट होता है और एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट मतलब होता है कि अचानक से कोई बीमारी जो है अटैक करेगा और धीरे धीरे 1-2 सप्ताह 3 सप्ताह में जो है ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन जो क्रॉनिक वाला बीमारी होता है वह क्रॉनिक बीमारी लंबे समय तक चलता है, साल 2 साल 6 महीने या ज़िंदगी भर भी वो हो सकता है, तो वह क्रॉनिक टाइप का होता है। ठीक है, तो यह भी 2 टाइप के होता है, एक एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है ओटाइटिस मीडिया। समझ गए। एक्यूट कहेगा, देखिए इसको हिंदी में हम लोग मध्य कर्ण शोथ भी कहते हैं। ठीक है ना, प्रदाह जो होता है ना, इस प्रदाह को हम लोग शोथ भी कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जो एक्यूट होता है, एक्यूट का मतलब ही होता है तीव्र मध्य कर्ण शोथ। इसमें मध्य कर्ण में अचानक से संक्रमण हो जाता है। मैंने पहले ही बताया कि एक्यूट जो होता है वह अचानक से अटैक करता है, तो चूंकि यह मध्य कर्ण में होने वाला अचानक से होगा इसीलिए एक्यूट कहते हैं इसको। ठीक है ना, तथा 6 सप्ताह के भीतर स्वतः ही ठीक भी हो जाता है। यह कान अथवा एक कान अथवा दोनों कान में हो सकता है। अब ये आपको मेरे डियर, ये जो है हकीकत और ये जो है आपको सत्य नहीं है कि दोनों कान में ही होगा तो होगा। एक कान में भी हो सकता है या दोनों कान में भी हो सकता है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपके कान के मध्य वाले हिस्सा में किसी तरह के इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है तो यह एक कान या दोनों कान को भी प्रभावित कर सकता है। समझ गए। और अगर एक्यूट टाइप के होता है तो कम दिन तक रहेगा, 5 से 6 सप्ताह में धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, और लेकिन यह अचानक से जो है अटैक किया रहता है। ठीक है, और यह एक या दोनों कान में होता है। समझ गए। तो एक्यूट वाला का यही होता है। बाकी अब मैं यहाँ पे आपको जो बताने जा रहा हूँ वो क्रॉनिक बता रहा हूँ। और क्रॉनिक जो कोई भी बीमारी अगर क्रॉनिक होता है तो समझिए वह अचानक से अटैक नहीं करता है। ठीक है, क्रॉनिक जो बीमारी होता है वह लंबे समय चलने वाला बीमारी होता है और कहीं ना कहीं वह दूसरे बीमारी के फलस्वरूप जो है जन्मा हुआ होता है। तो जो क्रॉनिक होता है, किसी भी व्यक्ति में कोई भी बीमारी अगर लंबे समय से होता है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति नज़रअंदाज किया है या कोई और बीमारी था जिसके कारण यह जो है उसमें पनप गया है दूसरा बीमारी। तो क्रॉनिक एक ऐसा बीमारी होता है, जो भी बीमारी अगर क्रॉनिक स्टेज में होता है तो समझिए लंबे समय का यह संक्रमण या बीमारी हो सकता है, जिसमें आपको अगर मान गए हम मध्य कर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें क्रॉनिक जो होगा यह बार बार होने से संक्रमण जो है क्रॉनिक हो जाता है। ठीक है, एक संक्रमण, यह संक्रमण मध्य कर्ण के अलावा कान की मस्टॉइड अस्थि एवं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में भी हो सकता है। और क्रॉनिक टाइप के अगर मान गए किसी को मध्य कान का संक्रमण अगर लंबे समय से है, उसके कान में प्रॉब्लम अगर लंबे समय से मध्य में बना हुआ है तो समझ लीजिए कि आपका मध्य कान तो प्रभावित हो
होगा ही होगा, है ही, साथ में यह क्रॉनिक बहुत घातक हो जाता है और क्रॉनिक वाला अपने साथ 2-4 बीमारी को और पनपा देता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर किसी को क्रॉनिक टाइप का ओटाइटिस मीडिया होगा तो उसको जो है मध्य कान में तो रहेगा ही रहेगा यह लंबे समय से, साथ में यह अपने आसपास के जो और क्षेत्र होगा उसको भी क्या करेगा, संक्रमित करेगा, उसको भी जो है अपने अंदर चपेट में ले जाएगा, जिसके फलस्वरूप उसके आसपास जो भी अंग होगा उसको भी प्रभावित करेगा। तो इसी प्रकार से हमारा कान में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, उसी जो है मध्य कान के ही संपर्क में मस्टॉइड अस्थि ही होता है, इसके बगल में ही होता है, ठीक है ना। कान के पीछे वाला जो हड्डी होता है, आप कान के पीछे आप छुइएगा तो देखिएगा एकदम हार्ड रहता है हड्डी की तरह, तो कान के जो पीछे वाला जो होता है वही मस्टॉइड अस्थि होता है। तो आपको यह मस्टॉइड अस्थि में भी संक्रमण कर सकता है, ठीक है ना। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में भी संक्रमण कर सकता है, कौन, यह क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, मतलब लंबे समय से जो भी ओटाइटिस मीडिया है, मध्य कान का संक्रमण है या पर्दा है, तो उसका अगर इलाज नहीं हो पाता है तो वह लंबे अवधि का बन जाएगा, क्रॉनिक बन जाएगा, और फिर वह जो है धीरे धीरे मध्य कान के अलावा जो है मस्टॉइड अस्थि में भी और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को भी संक्रमित कर देता है, और यही आपका क्रॉनिक होता है। चीज़ों को समझ गए, और यह लंबे अवधि का होता है। ओके, चलिए दोनों टाइप समझ गए। यहाँ पे इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो इंग्लिश देख लीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे ये आता है कि यह किन किन कारणों से जो है किसी भी व्यक्ति में जो है मध्य कान के संक्रमण किन किन कारणों से जो है हो सकता है। कोई भी बीमारी के बारे में आप पढ़ते हैं तो यह आपको महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि कारण क्या होता है उस बीमारी का। तो इसी प्रकार से चूँकि ओटाइटिस मीडिया एक कान का संक्रमण है, मध्य कान का संक्रमण है, तो हम ये चीज़ कारण ढूंढेंगे कि किन किन कारणों से कान में, मध्य कान में संक्रमण या पर्दा हो सकता है, ठीक है। चलिए कारण में देखिएगा, लंबे समय से साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस आप लोग को पता है कि नाक में एक साइनस होता है, एक झिल्ली होता है, वह साइनस होता है। अगर आपके नाक में लंबे समय से अगर साइनोसाइटिस है, मतलब साइनस में का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, साइनस जो होता है उसमें अगर संक्रमण है तो यह धीरे धीरे यह नाक वाला जो साइनस है, साइनोसाइटिस है, कान तक पहुंचा देगा, ठीक है। चूँकि कान हो गया, गला हो गया और नाक हो गया, इस सब का कनेक्टिविटी जो है एक जैसे ही होता है, ठीक है, एक दूसरे से सब कनेक्टिविटी होता है, इसलिए नाक में प्रॉब्लम होगा तो कान तक असर जाएगा, ठीक है ना। किसी प्रकार के गांठे होना, अगर मान गए आपको कान में या कान के किसी भाग में किसी प्रकार के अगर गांठ बन जाता है तो मध्य कान में यह प्रॉब्लम करता है। चूँकि हम लोग जानते हैं हमारा संतुलन जो है वह अगर कान में प्रॉब्लम हो जाता है तो संतुलन बिगड़ जाएगा, और मध्य कान में ही इससे संतुलन बनता है व्यक्ति का। तो किसी प्रकार के अगर ट्यूमर है तो प्रॉब्लम कर सकता है, ये चीज़ें हो सकता है। कोई ऐसे वायरल इन्फेक्शन जो आपको प्रभावित कर सकता है, ये भी कारण हो सकते हैं। उसके बाद श्वसन से संबंधित कोई इन्फेक्शन, गला से संबंधित, जैसे साइनोसाइटिस, यह नाक में होता है। राइनिटिस, नाक बहना, यह भी आपके नाक में ही होता है। फेरेंजाइटिस, आप लोग जानते हैं जो फेरिंग्स होता है ग्रासी का, उस फेरिंग्स का यह समस्या फेरेंजाइटिस कहलाता है, ठीक है। तो ये सब आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, श्वसन नलिका संक्रमण है। तो मान गए चूँकि श्वसन भी हमारा गला से संबंधित है, गला से जुड़ा हुआ है और नाक से जुड़ा हुआ है, चूँकि हम श्वसन नाक से करते हैं ना, तो वह हमारे कान तक जो है उसका प्रभाव जाता है। तो अगर आपके कान में साइनोसाइटिस हुआ रहेगा या राइनिटिस हुआ रहेगा या फेरेंजाइटिस है तो यह प्रभावित करेगा आपके, पहुंचाएगा कहाँ, मिडिल ईयर में, मध्य कान में, और फिर वहाँ पे भी संक्रमण करेगा, ठीक है ना। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है इसका रीजन। नेक्स्ट जो है कॉज, राइल्स ट्यूब डालना। अब मान गए आप राइल्स ट्यूब डाल रहे हैं, राइल्स ट्यूब आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं चाइल्ड हेल्थ में पढ़ाया हूँ, अभी ना चाइल्ड हेल्थ में पढ़ाए हैं राइल्स ट्यूब या नोजोगैस्ट्रियल ट्यूब। मान गए आप राइल्स ट्यूब डाल रहे हैं, ठीक है, या एनजी ट्यूब डाल रहे हैं, और वह एनजी ट्यूब मान गए सही जगह पर नहीं गया, ठीक है, और वह जो हमारे नाक में जो साइनस है उसमें जो है जो झिल्ली मेम्ब्रेन है, साइनस एक प्रकार का क्या है, मेंबर है, झिल्ली है, अगर उस झिल्ली में साइनस में लग गया ट्यूब तो क्या होगा, फट जाएगा और उससे ब्लडिंग होने लगेगा। तो इसी प्रकार से अगर नाक के थ्रू हम नली डालते हैं भोजन दिलाने के लिए, पोषण देने के लिए, राइस ट्यूब, अगर वह ट्यूब जो है गलत जगह पर जाएगा और वह जो है कान वाले जगह पर फंस जाएगा या थोड़ा सा भी धक्का देगा तो कान पर इफेक्ट करेगा, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है राइस ट्यूब का डालना, यह भी इससे ये भी कारण बन सकता है, ठीक है। ये हो गया।
ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब आगे चलिए देखिए, लसिका गांठों का सूजन, एडेनोइड एडिमा, एडेनोइडल एडिमा, लसिका गांठ। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा गले के आसपास में भी जो है हमारा लसिका लिम्फ नोड से जो है होता है, लिम्फ जो है नोड्स उपस्थित होता है लसिका, ठीक है ना। जानते हैं आप लोग, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे अच्छे से, तो जान रहे होंगे कि लिम्फ कहाँ कहाँ पे होता है। तो एक गर्दन के आसपास भी होता है। तो चूँकि यह कान की बातें हैं, तो मैं पहले ही बता चुका कि कान हो या गर्दन हो, गला हो या हमारा नाक हो, इस तीनों का कनेक्टिविटी जो है लगभग एक दूसरे से कनेक्टिविटी में रहता है। यही कारण है कि अगर कान में दिक्कत है तो जो है नाक को भी प्रभावित करेगा, नाक में दिक्कत है तो कान को प्रभावित करेगा, गला में दिक्कत है तो वह कान को भी प्रभावित करेगा, या कान में दिक्कत है तो गला को भी संक्रमित करेगा। तो इस तीनों का कनेक्टिविटी एक समान रचना है, इसलिए हमें ENT में एक साथ पढ़ना है, ठीक है। तो गले में लसिका जो है, उसके जो लसिका है उसके गांठ में बन जाएगा तो यह प्रॉब्लम करेगा, प्रतिरक्षा गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लसिका हमारे क्या करता है, विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाने का काम करता है। तो अगर लसिका गांठ अगर हम बन जाएगा तो वह तो बीमारी से, संक्रमण को मुक्ति करेगा ही नहीं, संक्रमण से बचाएगा ही नहीं। तो आपको जो गले के आसपास का क्षेत्र है उसमें संक्रमण फैल सकता है। तो उसी प्रकार से लसिका गांठ का सूजन भी व्यक्ति के बनता है कारण मध्य कान का संक्रमण होने का। चीज़ों को समझ रहे हैं? चलिए अब एक बार मैं आपको इसको और रिपीट कर देता हूं कि कारण क्या क्या होता है। देखिए, कारण में कुछ नहीं है, लंबे समय से नाक में जो साइनस है उसमें संक्रमण होना साइनोसाइटिस का कारण बन सकता है। किसी प्रकार के अगर ट्यूमर है उस कान में तो वो भी कारण बन सकता है, ठीक है। कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा है तो उसके कारण भी ये चीज़ें हो सकता है। चूँकि ओटाइटिस मीडिया एक संक्रमण है, ठीक है, एक इन्फ्लामेशन है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट मतलब श्वसन से जुड़ी हुई साइनोसाइटिस, राइनिटिस और फेरेंजाइटिस, ओके। राइल्स ट्यूब डालने में कोई प्रॉब्लम होने से हो सकता है। और एडेनोइडल एडिमा मीन्स लसिका गांठों का सूजन होना, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए कारण। चलिए लक्षण देखिए कि अगर माने गए किसी को ये प्रॉब्लम होता है, ओटाइटिस मीडिया होता है, तो उसमें क्या क्या लक्षण जो है दिख सकते हैं। तो लक्षण यहाँ पे देख लीजिए, लक्षण इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अब मानिए किसी को कान में प्रॉब्लम है, कान में किसी को सूजन हो जाएगा, कान में अगर किसी को दर्द होगा, ठीक है, कान अगर भरा भरा सा महसूस होगा तो उसको क्या क्या हो सकता है व्यक्ति के अंदर। तो जाहिर सी बातें हैं, कान में तेज दर्द होगा ही होगा, बिल्कुल सही है। कान में बदबूदार श्राव आएगा ही आएगा, मतलब कान से डिस्चार्ज होगा ही होगा जो बदबूदार होगा। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि कान में हो या सर में हो या नाक में अगर दर्द होता है तो आपको पता होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि बुखार जो है दर्द के साथ में आ जाता है। तो एक लक्षण बुखार का भी आएगा, ओके। हेडेक होगा, चूँकि कान हमारा एक संतुलन बनाने का भी काम करता है, तो इससे सिर दर्द भी होगा। सुनने की क्षमता में तो लॉस होगा ही होगा, क्योंकि कान में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो सकता है तो सुनने में भी प्रॉब्लम आएगा। भूख नहीं लगनेगा, क्योंकि व्यक्ति को जो है जी मचलेगा, व्यक्ति को चक्कर भी आएगा, घबराहट होगा। चूँकि कान से बहुत प्रकार के संतुलन हमारे दिमाग पर बनता है। जब भी कान में प्रॉब्लम आएगा तो भूख नहीं लगेगा, ठीक है, मुंह से बदबू आएगा, जी घबराएगा, उल्टी हो सकता है, कान भरा हुआ अनुभव होगा, ठीक है, चबाने में दर्द होगा। कान में प्रॉब्लम होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि कान में दर्द होने से चबाने में भी दर्द होता है। तो इस प्रकार से अगर मान गए कान में अगर ओटाइटिस मीडिया होते हैं तो उसके लक्षण में तेज दर्द होंगे, कान में बुखार लगेंगे, कान से ऐसा सिक्रेशन आएगा जो बदबूदार होगा, ठीक है ना, बुखार लगेगा, सिर दर्द होगा, सुनने का क्षमता में लॉस हानि होगा, भूख न लगेगा, मुंह से बदबू जो है आएगा, ठीक है ना, जी घबराएगा, उल्टी हो सकता है, कान भरा हुआ महसूस होगा, ओके, और चबाने में दर्द होगा। तो ये नॉर्मली लक्षण आप लोग खुद सोचिए कि अगर कान में प्रॉब्लम हो जाते हैं तो क्या क्या जो है समस्या झेलना पड़ता है व्यक्ति को, तो उसी को लिख देना है। बाकी यहाँ पे मैं तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दे ही दिया है। तो ये चीज़ें आपको लक्षण में लिखना है, जो लक्षण महसूस हो या दिखे वही लक्षण होता है। अब बातें आता है डायग्नोसिस का, निदान का। अब निदान में कौन कौन से निदान किया जाएगा, डायग्नोस किया जाएगा पेशेंट को इस प्रॉब्लम में, चलिए देखते हैं। तो मेरे डियर, डायग्नोसिस में सबसे पहले पेशेंट का चूँकि संक्रमण टाइप का यह प्रॉब्लम है तो फिजिकल एग्जामिनेशन, भौतिक उसका जो है परीक्षण किया जाएगा, शारीरिक परीक्षण। उसके बाद चूँकि कान में प्रॉब्लम है तो हो सकता है उससे जुड़ी हुई दूसरा भी लक्षण दिखे, तो उसके लक्षणों का भी क्या करेंगे, जांच करेंगे। जो भी लक्षण उपस्थित होगा, जैसे कान बह रहा है, कान भारी महसूस हो रहा है, ठीक है, ठीक, तो ये सब जो है लक्षण की उपस्थिति का भी जांच किया जाएगा, ठीक है।
चलिए चक्कर आएगा तो ये सब होगा। ऑडियोमेट्री टेस्ट किया जाएगा। ऑडियोमेट्री टेस्ट कान के जो है सुनने के क्षमता का टेस्ट होता है कि व्यक्ति सुन सकने वाला है या नहीं, सुन रहा है, कितना ज़्यादा हियरिंग लॉस हो रहा है, तो ये ऑडियोमेट्री से टेस्ट किया जाता है। नाम से ही है ऑडियोमेट्री, ऑडियो मतलब श्रवण, सुनने वाला, ठीक है ना। उसके बाद है ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है ओ से ओटी मतलब क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया, और इसी में आइटिस लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ओटाइटिस हो जाएगा, मतलब संक्रमण हो जाएगा मध्य कान का। तो ओटोस्कोपी, इसी ओटो से जो है हमारा क्या है, ओटोस्कोपी बना है। तो ओटो में ओ हटाकर आइटिस जोड़ देंगे तो यह संक्रमण इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर इसमें एस्कोपी लगा देंगे ओटोस्कोपी तो वह उसका मध्य कान का परीक्षण हो जाएगा। ओके। ओटोरियल डिस्चार्ज कल्चर, कान से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके जो है टेस्ट किया जाएगा, उसका टेस्ट होगा। मस्टवाइड एक्सरे, कान जैसे ए व्यक्ति का कान है, ठीक है, ए व्यक्ति का कान है, ठीक है, कान के पीछे जो है व्यक्ति का क्या होता है, एक आपका कान के पीछे आप लोग महसूस कर सकते हैं एक जो है मजबूत सा हड्डी होता है, ठीक है, कान के पीछे होता है। अब वह कान जो है आपके मस्टवाइड हड्डी बोन जो है वह आपके ईयर कान से जुड़ा हुआ रहता है। कान में बहुत ज़्यादा जो है आपको इनर कान तक यह इसका जो है असर रहता है। तो उसका एक्सरे करेंगे कि कहीं मस्टवाइड जो है अस्थि में कोई प्रॉब्लम से तो नहीं है, तो मस्टवाइड एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। तो ये सब आपका कुछ डायग्नोसिस है, कुछ निदान है। कौन कौन सा, फिजिकल लक्षणों की जांच, ऑडियोमेट्री, ऑटोस्कोपी एग्जामिनेशन, ओटोरियल डिस्चार्ज कल्चर। ओटोरियल का मतलब होता है कि कान से होने वाले स्राव का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जो मस्टवाइड बोन है उसका एक्सरे किया जाएगा और सीटी स्कैन कान का हो सकता है। तो इस प्रकार से यह सब क्या हो गया, आपका डायग्नोसिस हो गया, याद रखिएगा। अब मेरे डियर, मान गए किसी को ओटाइटिस मीडिया होता है, ठीक है, कान में मध्य कान में संक्रमण होता है और वह व्यक्ति अगर इलाज नहीं करवाता है या उसको किसी कारण से पता नहीं चलता है तो उसको आगे क्या हो सकता है, तो उसको आगे यही होगा कि जो अभी तक मध्य कान में बना हुआ है वह और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लाएगा, जटिलता लाएगा। जैसे वह जो प्रॉब्लम है, संक्रमण है, वह कान में घाव पैदा कर देगा, अब्सेस का निर्माण करेगा, अब्सेस फॉर्मेशन करेगा। सिग्मोइड साइनस, सिग्मोइड साइनस का मतलब होता है कि यह एक जो है आपका खाली स्थान होता है जो ब्रेन से कनेक्ट होता है, ठीक है। एक जो है आपके साइनस, जो नाक होता है ना, नाक से एक नली नुमा ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो यह सिग्मोइड साइनस हो सकता है व्यक्ति को प्रॉब्लम साइनस में, ठीक है। सेप्टिसेमिया मतलब चूँकि ओटाइटिस मीडिया एक संक्रमण है तो मान गए अगर किसी को जटिलता होगा, जटिलता कब होता है, जब यह भयंकर रूप ले लेता है तब जटिलता में जाता है। तो जटिलता में सेप्टिसेमिया होता है, मतलब ब्लड में यह इन्फेक्शन जो अभी मध्य कान में है, आपको जटिलता ये कर सकता है कि यह ब्लड में जो है क्या करेगा, संक्रमण फैलाने लगेगा, ठीक है। तो यह आपको ब्लड में सेप्टिसेमिया वही होता है कि रक्त का एक गंभीर संक्रमण करने लगेगा। ओके। उसके बाद है जगलर वेन थ्रोम्बोसिस, या इसी को हम लोग डीप थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। अब आप लोग को मैं थ्रोम्बोसिस पढ़ाया हूँ, इसका मतलब होता है कि जैसे ब्लड का नली है, इस ब्लड के नली में कोई भी रक्त का थक्का बन जाना, ठीक है, और यह थक्का जो है क्या करता है, वेन में जमा हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो जो है क्या होता है, प्रेशर लगता है, ब्लड फ्लो कम होने लगता है आगे की तरफ। तो यह जो है वेन में ब्लड के थक्के का निर्माण हो सकता है, वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस हो सकता है, मतलब जो ब्रेन का ढकने वाला, स्पाइनल कॉर्ड के जो ढकने वाला मेनिंजिस जो झिल्ली है उसमें संक्रमण कर सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। लेबरेंथाइटिस हो सकता है, जो लेबरिंथ होता है उस लेबरिंथ के इन्फेक्शन हो सकता है। ओटाइटिस एक्सटर्नल और इंटरनल, जो ओटाइटिस आपका अभी मध्य कान में है, यह ओटाइटिस जो है आपके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीका से कर सकता है। और लास्ट में डिफनेस मतलब बहरा हो सकते हैं। तो यह सब जटिलता है, नॉर्मल है। उसके आसपास जितने भी, जैसे मेनिंजाइटिस भी कान से जुड़ा हुआ होता है, ब्रेन हमारा कान से जुड़ा हुआ होता है ना, तो ये तो हमें संतुलन का काम हो पाता है। तो मेनिंजाइटिस हो सकता है, लेबरेंथाइटिस हो सकता है, जो लेबरिंथ में क्या होता है, लेबरेंथाइटिस क्या होगा, लेबरिंथ में इन्फेक्शन, समझ गए। जो अभी तक मीडियम मध्य में बना हुआ है इन्फेक्शन कान का, वह एक्सटर्नल और इंटरनल में भी हो सकता है। और लास्ट में जो है आपके इन्फेक्शन जो है बहरापन भी ला सकता है, ठीक है। सेप्टिसेमिया मतलब ब्लड में इन्फेक्शन, ओके। और सिग्मोइड साइनस, अब्सेस फॉर्मेशन मतलब घाव का निर्माण, ये सब जो है आपको तमाम चीज़ें कर सकता है, ये सब जटिलता है, ओके। समझ गए चीज़ को। चलिए अब बारी आता है उपचार। तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो हम बीमारी देख रहे हैं
क्या इस बीमारी में कौन कौन से उपचार संभव है। अगर मान गए सिर्फ उस बीमारी में दवाई ही हो सकता है उसके लिए, तो सिर्फ उसके लिए चिकित्सीय उपचार लिखेंगे, उसमें दवाई वगैरह लिख देंगे, ठीक है। अगर मान गए इस बीमारी में इस समस्या का अगर दवाई भी हो सकता है, इस समस्या का सर्जरी भी हो सकता है जो संभव है, तो चिकित्सीय भी लिखेंगे, दवाई वाला भी देखभाल लिखेंगे, और उसमें जो है हम उसका सर्जिकल देखभाल भी जो है लिखेंगे कि कौन कौन से सर्जरी इसमें संभव है, तो ये सर्जरी भी लिखेंगे। अब ये तो हो गया उपचार। अब जो प्रबंध होगा, नर्सिंग प्रबंध जो है, किसी भी जो है बीमारी में नर्सिंग प्रबंध लिखना पड़ेगा, चाहे नॉर्मल से नॉर्मल बीमारी हो या जटिल से जटिल बीमारी हो, नर्सिंग प्रबंध तीसरा प्रबंध जो होता है आप सब में जो है लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बता दिए। अब उपचार में देखिए, कोई भी बीमारी होता है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट तो होता ही होता है, चिकित्सीय मैनेजमेंट तो होता ही होता है जिसमें दवाई वगैरह देते हैं, तो यह भी किसी भी बीमारी में होगा ही होगा, चाहे उस बीमारी में सर्जरी हो या ना हो। दोनों कंडीशन में मेडिकल पहले कोई भी डॉक्टर दवाई देता ही देता है संक्रमण दर्द वगैरह से बचाने के लिए, तो वह मेडिकल मैनेजमेंट हो जाएगा, ओके। अगर सर्जरी इसमें होगा तो सर्जरी लिखेंगे, अगर इसमें सर्जरी संभव नहीं है तो मेडिकल मैनेजमेंट लिख कर ही सीधा सर्जरी मैनेजमेंट लिखेंगे, ठीक है। चलिए, पहला उपचार में मेडिकल मैनेजमेंट है दवाई वगैरह से। अब आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा कि इस बीमारी में हो क्या क्या रहा है। अगर संक्रमण है तो संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक लिखेंगे, ओके। दर्द हो रहा होगा तो दर्द के लिए दवाइयाँ लिखेंगे, अगर उल्टी हो रहा होगा तो उल्टी के लिए एंटी इमेटिक्स दवाइयाँ लिखेंगे। तो तमाम तरीके के दवाइयाँ जो है वो हम लिख सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में, जो जो लक्षण होता हो इस बीमारी में, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या जो है दिया गया है, देख लेते हैं हम, ठीक है ना। चलिए, पहला देखिए, रोगी को एनाल्जेसिक दिए जाते हैं, किस लिए, दर्द के लिए, जैसे एस्पिरिन और एसिटामिनोफेन, ठीक है। एसिटामिनोफेन और एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, बहुत सारे दर्द के दवाइयाँ होता है, ट्रामाडोल हो गया, ओके ना। तो यह सब आपको एनाल्जेसिक दवाइयाँ होता है, ठीक है, जो दर्द से राहत के लिए दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। दूसरा दवाई है एंटीबायोटिक। दूसरा पॉइंट है आपके सामने में देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा है एंटीबायोटिक ड्रॉप। अब देखिए, होता यह है कि चाहे आपका आँख में प्रॉब्लम हो, चाहे कान में प्रॉब्लम हो या नाक में प्रॉब्लम हो, अगर आपके संक्रमण होता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप दिए जाते हैं, ठीक है। जो भी गुहा वाला चीज़ है, चाहे आपका कान है, आँख है, ठीक है, नाक है, ये सब में गुहा होता है, छिद्र होता है, तो इसमें जो है दवाई तो डाल नहीं सकते हैं, तो इससे संक्रमण से बचाने के लिए ड्रॉप दिया जाता है और उसको एंटीबायोटिक ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। ये सब इंस्टिलेशन एक प्रकार का क्या है, दवाई देने का माध्यम है जो बूंद बूंद करके दिया जाता है, ठीक है। जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, ये सब आपका एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है, और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन तो आँख में भी काम में आता है, ठीक है। तो मेरे डियर, एंटीबायोटिक जो ड्रॉप होते हैं खासकर वो कान वाले जो है आँख में भी डाल सकते हैं, आँख वाले कान में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक ड्रॉप होते हैं, ओके। तीसरा आपके सामने में है, रोगी को नेजल स्प्रे या ओरल डीकॉन्जिनेंट भी दिए जाते हैं। मेरे डियर, अगर नाक में कोई प्रॉब्लम हुआ है, जैसे हम ऊपर में देखें साइनोसाइटिस, राइनिटिस, तो इससे आपको जो है नाक में नोजल स्प्रे दिया जाता है, ताकि नाक का जैसे ही संक्रमण ठीक होगा तो हो सकता है कि आगे कान का जो इसके रिलेटेड के कारण हुआ है, मतलब जो नाक में संक्रमण है वो जो है वही कान में भी कर रहा है, कान में भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो जब नाक वाला संक्रमण ठीक होगा तो ऑटोमेटिक कान वाला भी सही होने लगेगा। तो इसके लिए अगर साइनोसाइटिस है, राइनिटिस है, जैसा कि ऊपर देखे हैं, तो उसके लिए नजल स्प्रे देते हैं, और या फिर ओरल डीकॉन्जिनेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। कैंडिडा इन्फेक्शन होने पर नाइस्टेटिन एवं 2% सैलिसिलिक अम्ल जो है वाइटमेंट का एप्लीकेशन भी किया जाता है। अगर मान गए कोई कैंडिडा इन्फेक्शन हो रहा है, कैंडिड के कारण कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए नाइस्टिन एवं 2% सैलिसिलिक एसिड आता है, वो वाइटमेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं इस संक्रमण वाले इफेक्टिव स्थान पे। तो ये जो है मेरे डियर, ये आपके क्या हो गए अगर पेशेंट को फीवर लगा है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक देते हैं, ठीक है ना। अगर जी मचल रहा है तो उसे एंटी इमेटिक्स देते हैं। तो ये सब जो है लक्षण का भी आप जो है दवाई दे सकते हैं, और साथ में इसमें जो भी चीज़ें उपयोग हो सकते हैं वो दे सकते हैं। तो नॉर्मली संक्रमण के कारण ये हो रहा है, तो इसके लिए आप जो है नजल स्प्रे, एंटीबायोटिक ड्रॉप और दर्द की दवाइयाँ, ये जो है मुख्यतः 3 हो गया। और एक कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए नाइस्टेटिन 2% और सैलिसिलिक अम्ल वाइटमेंट इस पर अप्लाई कर सकते हैं।
हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा उपचार का प्रथम स्टेप, दवाई के द्वारा, ड्रॉप के द्वारा, मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर मान गए इस ट्रीटमेंट से किसी को नहीं जाएगा समस्या, तो अगर सर्जरी इसमें संभव है तो उसे सर्जरी किया जाएगा, और इस बीमारी में हम जानते हैं कि सर्जरी संभव है तो इसके लिए सर्जिकल प्रबंध भी होगा। तो उपचार में जो दूसरा प्रबंध होगा यहाँ पे वह सर्जिकल प्रबंध होगा। मेडिकल प्रबंध के बाद सर्जिकल प्रबंध। देख लीजिए, रोगी को गंभीर स्थिति में आवश्यकता अनुसार निम्न शल्य क्रिया भी की जा सकती है। अब मैंने पहले ही बताया कि कोई मरीज को अगर दवाई से ठीक नहीं होता है, मतलब उसका गंभीर स्थिति हो गया है, तो उस कंडीशन में उसको जो है क्या किया जाता है, सर्जरी किया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग सर्जिकल प्रबंध कहते हैं। अब सर्जरी कौन कौन से होंगे, किस प्रकार के होंगे, देख लीजिए। तो मेरे डियर, ऊपर में हम लोग देखे हैं कि पेशेंट को जो है फेरेंजाइटिस भी हो सकता है, ठीक है ना, मेरेंजाइटिस भी है, ऊपर में हम लोग देखे हैं। तो अगर मेरेंजाइटिस है तो मेरेंजाइटिस के लिए जो है आपको मेरेंगटोमी किया जाता है, ठीक है। मेरेंगटोमी जो कि कान के, आंतरिक कान के जो है छिद्र कर अगर उसमें कोई इन्फेक्शन के कारण कोई पस वगैरह भरा होता है तो उसको जो है निकाला जाता है, तो ये मेरेंगटोमी होता है। टिम्पनोप्लास्टिक होता है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है ना, ऊपर अभी देखे हैं कि टिम्पेरिन मेम्ब्रेन और मस्टॉइड बोन, ये सब सहायक है हमारे किसके, कान का सहायक जो है ये सब अंग है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का भी जो है सर्जरी किया जाता है, तो टिम्पलोप्लास्टिक होता है। मस्टॉइडेक्टोमी है, जो मैं आपको ऊपर में बताया कि मस्टॉइड जो है बोन को सर्जरी के द्वारा जो है सही किया जाता है, तो यह भी एक कान के लिए सहायक ही आपका अंग है। तो इस मस्टॉइड बोन को जो है सर्जरी किया जाता है। अगर मस्टॉइड बोन में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से अगर ओटाइटिस मीडिया हो रहा है तो उसे मस्टॉइडेक्टोमी सर्जरी किया जाता है, ठीक है। और जितना दूर इफेक्टेड रहता है बोन, हड्डी, उसको सर्जरी से ठीक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एडेनोइडेक्टोमी है। एडेनोइडेक्टोमी का मतलब होता है कि जो एडेनोइड ग्लैंड है, जो हमारे कान के ठीक जो है सामने होता है थोड़ा सा, तो इस ग्लैंड को, अगर इस ग्लैंड के कारण अगर प्रॉब्लम हो रहा है और ओटाइटिस मीडिया हो रहा है तो उससे जो है उस ग्लैंड को सर्जरी करके ठीक किया जाता है, तो यह एडेनोइडेक्टोमी होता है। ये सब सहायक सर्जरी है, जो ये सब कारण से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, तो इस सब का भी अलग अलग सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है, तो ओटाइटिस मीडिया ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंसिजन ऑफ क्लोएस्टेटोमा। अगर क्लोएस्टेटोमा है तो उस कंडीशन में इंसिजन किया जाता है पेशेंट का, और एस्टोमा को जो है एस्टीटोमा को ठीक किया जाता है। तो नॉर्मली मेरिंगटोमी, टिम्पेनोप्लास्टी, मस्टॉइडेक्टोमी, एडेनोइडेक्टोमी और इंसिजन ऑफ क्लोएस्टेटोमा, ये सब पाँचों को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये सब सहायक जो है सर्जरी है। और ये सब में से जो भी सर्जरी पेशेंट को, मान गए किसी पेशेंट को अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम होगा और उस कारण से व्यक्ति को मध्य कान में संक्रमण हो रहा है, तो उसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का सर्जरी किया जाता है, तो उसे टिम्पेनोप्लास्टी कहेंगे। अगर मान गए जो मस्टॉइड बोन है, कान के पीछे वाला जो हड्डी है, बाहर से आप भी उसे महसूस कर सकते हैं, तो मान गए उस बोन में प्रॉब्लम है और उस कारण से जो है इफेक्ट पहुंच रहा है मीडियम ईयर में, मतलब कान के मध्य वाला में, और उससे संक्रमण हो रहा है, तो उस बोन को जो है सर्जरी करके सही किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ग्लैंड के कारण हो रहा है, एडेनोइड जो ग्लैंड है कान के पास, अगर उसके प्रॉब्लम से हो रहा है मध्य कान का संक्रमण, तो ये एडेनोइडेक्टोमी किया जाएगा, उस ग्लैंड का सर्जरी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपका सभी सर्जरी जो है किया जा सकता है, और ये सब गंभीर स्थिति में होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये सर्जरी भी जान गए। तो आपको मैंने मेडिकल प्रबंध और सर्जिकल प्रबंध दोनों पढ़ा दिया। चूँकि अगर किसी को दवाई देने के बाद नहीं ठीक होगा तो उसको सर्जरी होगा लास्ट ऑप्शन, तो सर्जरी भी दोनों पढ़ा दिए। उपचार में दोनों उपचार हो गया, मेडिकल दवाई और सर्जरी के द्वारा दोनों प्रबंध पढ़ा दिए। अब तीसरा प्रबंध जो कि कॉमन प्रबंध होता है, वह होता है नर्सिंग प्रबंध। चाहे उसमें सर्जरी हो या नहीं हो, सिर्फ दवाई ही उस बीमारी में क्यों न चले, लेकिन उसमें नर्सिंग प्रबंध आराम से आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर दवाई वाला सिर्फ होगा, वह बीमारी सिर्फ दवाई से ही ठीक हो जाता होगा, तो उसमें सिर्फ दवाई के हिसाब से ही हम अपना नर्सिंग प्रबंध लिखेंगे। अगर उसमें सर्जरी होगा तो सर्जरी के लिए भी पेशेंट को हम कैसे जो है प्रबंध करेंगे, तो उसमें सर्जरी सहित लिखना पड़ेगा प्रबंध, ठीक है ना। चलिए,
तो देखिए मुख्यतः अगर इसमें सर्जरी संभव है तो हम लोग कुछ दिन पहले ही पढ़े हैं कि सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद जो है नर्सिंग प्रबंध कैसे करेंगे। तो वो तो मैं आपको स्टेप स्टेप बताया और मैं वहाँ पे बताया था कि यह किसी भी बीमारी में जो है आराम से लिख सकते हैं। तो आप उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको लिखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसके प्रॉपर वे में इसके लिए बता देता हूँ। देख लीजिए, नर्सिंग प्रबंध में चूँकि यहाँ पर सर्जरी संभव है तो हम सर्जरी के हिसाब से नर्सिंग प्रबंध लिखेंगे तो सब उसमें ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, शल्य क्रिया से पूर्व का देखभाल। यहाँ क्या है, प्री ऑपरेटिव मतलब सर्जरी होने से पहले का देखभाल है। क्या क्या करेंगे, रोगी एवं परिजनों को रोग के बारे में, उसकी की जाने वाले सर्जरी के बारे में समझाना चाहिए। अब किसी भी पेशेंट को आप सर्जरी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सर्जरी कर देते हैं, पहले उसको बताते हैं, पहले उसको पेरेंट्स को बताते हैं, तब जाकर सर्जरी होता है, ठीक है ना। तो पहला यही काम है। दूसरा काम है रोगी व परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए। अब आप रोगी और उसके परिजनों को सर्जरी से घबराएं नहीं, चूँकि डर जाता है पेशेंट और उसके घर वाले, तो उसको मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल हेल्प करेंगे, ठीक है ना। ये सब सर्जरी से पहले होता है। रोगी के अस्पताल में भर्ती होने पर वाइटल साइन का नियमित जांच करना चाहिए। जो भी पेशेंट सर्जरी होने वाला है उससे पहले आपको लगातार जो है क्या करना होगा, वाइटल साइन चेक कर करके नोट करना होगा समय समय पर, ओके। रोगी को शल्य क्रिया के लिए तैयार करना चाहिए। अब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि रोगी को शल्य क्रिया के लिए कैसे तैयार करेंगे। तो उसका फाइल तैयार करेंगे, ठीक है। फाइल तैयार करने के बाद उसका जो है सर्जरी साइट का जो है साफ़ सफाई करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसको जो है पेशेंट को ओटी रूम में ले जाने से पहले उसको पूर्ण तैयारी करते हैं, जैसे शरीर पर जो भी एक्स्ट्रा सामान है, गहना है, ये सबको हटा देते हैं, ठीक है ना। और सर्जरी वाले गाउन पहनाते हैं। तो ये सब सर्जरी के लिए तैयार करते हैं। तो ये सब सर्जरी से पूर्व का प्रोसेस हो गया। चाहे तो आप उसको भी, जो मैं आपको सर्जरी से पहले का देखभाल बताया हूँ, उसको भी आप यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन उसमें 7-8 पॉइंटें था, उसमें फिर अलग अलग 2-2, 3-3 पॉइंट सब में था। तो एक हिसाब से वह भी लिख सकते हैं सर्जरी से पहले के देखभाल में, और यहाँ भी ये भी चीज़ों को आप और ज़्यादा डीपली में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ गया सर्जरी के बाद। अब सर्जरी हो चुका होगा उसके बाद ही ना देखभाल होता है, तो उसे शल्य क्रिया के बाद पोस्ट ऑपरेटिव में कहते हैं। तो यहाँ पे सर्जरी के दौरान की बातें नहीं लिखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि सर्जरी के दौरान का देखभाल बताए, तब जाके आपको सर्जरी के दौरान का देखभाल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और दौरान में क्या क्या होता है मैं सब चीज़ बता ही दिया हूँ क्या। तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे शल्य क्रिया के बाद का ही देखभाल देखते हैं। रोगी को लेटरल पोजीशन प्रदान करनी चाहिए एवं ऑपरेटिव कान को ऊपर की तरफ रखना चाहिए। मान गए अगर पेशेंट को दाहिने साइड में, अगर मान के दाहिने साइड राइट साइड के कान में प्रॉब्लम है और राइट साइड के कान के तरफ जो है सर्जरी होना है, तो हम क्या करेंगे, उसे करवट लेटा देंगे लेटरल पोजीशन में, और जिस भी कान को सर्जरी करना है या जिस भी कान के सर्जरी हुआ है उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, ऊपर साइड से रखेंगे, ठीक है, ताकि दबाव उस पर न पड़ेगा। दर्द के लिए चिकित्सक के निर्देशानुसार एनाल्जेसिक दर्द रोधी दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। तीसरा है मेरे डियर, देखिएगा, रोगी को आरामदायक बिस्तर व स्थिति प्रदान करना चाहिए। क्योंकि सर्जरी के बाद पेशेंट को बहुत सारा दिक्कत होता है, तो इसके लिए पेशेंट को आरामदायक और स्थिति प्रदान करेंगे, ओके। चौथा पॉइंट है मेरे डियर, एसेप्टिक तकनीक द्वारा कान की ड्रेसिंग करेंगे। और जिस भी कान में अगर सर्जरी हुआ है तो उसको बिल्कुल एसेप्टिक तकनीक मतलब बिल्कुल विष संक्रमित तकनीक का उपयोग करके ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है ना। सर्जरी स्थल का निरंतर जो है आपको निरीक्षण करना होगा। अगर रक्त स्राव हो रहा हो या कुछ और स्राव हो रहा हो तो डॉक्टर को तुरंत सूचित करना होगा। तो यह नर्स की जिम्मेदारी होती है सर्जरी के बाद, ओके। नेक्स्ट है, छठा है, रोगी को निम्न शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब सर्जरी के बाद जो है आपको, आप तक ख्याल रखेंगे ही, मैनेजमेंट करेंगे ही करेंगे, साथ में नर्स को जो है रोगी को भी कुछ शिक्षा देनी चाहिए। कौन कौन सी? सभी दवाइयाँ निर्देशानुसार सही समय पर लें। अब नर्स को ये शिक्षा देना होगा कि समय समय पर सही दवाइयाँ ले, समझ गए। छींकते खांसते समय मुंह को खुला रखें ताकि दबाव कान पर ना पड़े। अगर मुंह बंद करके खांसेंगे तो दबाव कान पर पड़ेगा और उससे टाँका खुल जाएगा। भारी सामान उठाने व खींचने से बचना चाहिए। सर्जरी वाले कान को पानी के संपर्क से बचाए। नहाते समय कान में ईयर प्लग लगा ले, ठीक है, ताकि कान में पानी अंदर ना जाए, ओके।
जोर जोर से नहीं हंसे, इसके लिए मना करेंगे। ठीक है, रोगी को पोषण स्तर में सुधार करने की ज़रूरत है और चिकित्सक के नियमित समय पर आकर दिखाने के लिए हम शिक्षा देंगे। तो एज ए नर्स हम इन सारे शिक्षाओं को देंगे कि सही समय पर दवाई ले, छींकते खांसते समय मुंह खुला जो है रखना चाहिए, भारी सामान को उठाने से बचे, सर्जरी वाले कान को पानी से बचाए, ईयर प्लग लगाए, जोर से ना हंसे, रोगी को पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए शिक्षा देंगे और चिकित्सक से नियमित समय पर आकर दिखाएं, इसके लिए भी कहेंगे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न हो गया यहाँ पे समाप्त। बहुत अच्छे से मैंने समझाया, वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओटाइटिस मीडिया क्या है? मध्य कान का संक्रमण है, इतना समझिए। जो कान के मध्य भाग में होने वाला एक प्रदाह या सूजन होता है। प्रदाह में क्या होता है? प्रदाह में जो है सूजन होगा, दर्द होगा, ललीमा होगा। ठीक है, यही सब जो है प्रदाह में इन्फ्लामेशन में होता है। और सूजन में क्या होता है? संक्रमण में क्या होता है? तो जानबे करते हैं कि संक्रमण से जो है विभिन्न प्रकार के प्रदाह होता है। तो ये सारे चीज़ें होते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। प्रदाह जो है संक्रमण से, चोट से, किसी भी कारण से प्रदाह जो है हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है प्रदाह और संक्रमण है। मतलब प्रदाह होगा जो चोट के कारण भी हो सकता है या किसी अन्य इफेक्ट के कारण भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो वह इन्फ्लामेशन प्रदाह हो गया। ठीक है, ये तो होगा ही। अगर संक्रमण हो जाएगा तो संक्रमण के कारण होगा। तो दोनों बात में ओटाइटिस मीडिया का इन्फ्लामेशन और संक्रमण है, प्रदाह और संक्रमण है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।